अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क में एक यूनिटी गवर्नमेंट की बाज़गश्त है और हम ये बात अपने प्रोग्राम में गुज़िश्ता महीने प्रोग्राम्स में हमने कहना शुरू किया और मुतादिद मरतबा आपसे कहा कि 2024 के इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत बनेगी मुमकिन तौर पर वो PDM हुकूमत का एक तसलसल होगी, एक ऐसी हुकूमत होगी जिसमें वो तमाम जमातें मुमकिन तौर पर शामिल होंगी जो PDM की हुकूमत में शामिल थीं। और अब वक्त साबित भी कर रहा है, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं और जिस तरह की कोशिशें नज़र आ रही हैं कि इलेक्शन जो होगा, इलेक्शन बड़ा भरपूर किस्म का होने जा रहा है। गो के तहरीक इंसाफ के लिए मैदान बड़ा टाइट होगा, सख्त होगा, उनके लिए मुश्किलात हैं और उनकी मुश्किलात बरकरार भी रहेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेजर पार्टीज, इसके अलावा दीगर जो जमातें हैं वो भरपूर तरीके से इलेक्शन में उतरने की तैयारी कर रही हैं। नून लीग पंजाब पर भी फोकस कर रही है, सिंध पे भी फोकस कर रही है। आपने देखा कि बलोचिस्तान में उसने जो वहाँ के इलेक्टेबल्स हैं उनके साथ बाकायदा एक शराकत कायम कर ली है और वहाँ पर उसका वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके साथ साथ अब पीपल्स पार्टी ने भी कोशिशें तेज़ कर दी हैं और आसिफ अली जरदारी साहब ने चारों सूबों में कमेटियां बनाई हैं जो अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें करेंगी और इलेक्शन के लिए अपनी राह हमवार करेंगी। यूनिटी गवर्नमेंट की जो बात हो रही है तो हम पहले से कहते चले आए हैं। अभी आसिफ अली जरदारी साहब का जो इंटरव्यू हुआ हालिया दिनों में, उसमें भी उन्होंने इस बात का इजहार किया कि जो हुकूमत आएगी वो एक वसीउल बुनियाद मुश्तरका कौमी हुकूमत होगी। यानी जो इलेक्शन है वो इलेक्शन इसलिए है कि कौन कितनी ज़्यादा नशिस्तें हासिल करे और आगे जो हुकूमत बनेगी उसमें कितना ज़्यादा अपना हिस्सा, अपना शेयर ले सके। लेकिन सवाल वही पैदा होता है कि PDM हुकूमत के जाने के बाद PDM में शामिल जमातों की जो मकबूलियत में कमी आई, जो उसकी पॉलिसीज़ को लोगों ने कबूल नहीं किया, जो तमाम मामलात थे, क्या लोग उसको दोबारा कबूल कर पाएंगे? और क्यों ये बात उठेगी? इसलिए उठेगी कि इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक मकबूल जमात मानी जा रही है। जो सर्वेज मौजूद हैं, जो बातें हो रही हैं, तो वो अगर मैदान में भरपूर तरीके से मौजूद नहीं होगी तो इलेक्शन के नताइज कैसे काबिल कबूल होंगे? ये एक बहुत बड़ा मसला होगा। इसी के साथ साथ जो मसाइल और सहूलियात का मामला है वो भी बड़ा वाज़ेह है। मियां नवाज शरीफ साहब का कल केस सुना जाएगा जिसमें अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलें हैं उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और कल दलाइल सुने जाएंगे। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह चुकी है कि ज़रूरत पड़ी तो हम इसे रोज़ाना की बुनियाद पर भी चला सकते हैं। तवक्को ये की जा रही है, जो नून लीग के ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द उनकी अपीलों का ना सिर्फ फैसला होगा बल्कि उनको ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब इसमें बरी भी हो जाएंगे। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की अगर हम सूरत हाल देखें तो 200 से ज़्यादा उन पर केसेस मौजूद हैं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर उन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है 30 तारीख को। तो शाखाना का मामला अपनी जगह है, साइफर का मामला अपनी जगह है, 9-10 मई के मामलात अपनी जगह हैं। और अब हद तो यह है कि उन पर एक और केस कर दिया गया है और वो केस किया है इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानी का। और उन्होंने केस ये किया है कि इमरान खान साहब ने उनकी अहलिया को न सिर्फ वरगलाया बल्कि उनका घर बर्बाद कर दिया और इद्दत के दौरान ही उनसे निकाह कर लिया। तो बाकायदा वो अब अदालत में पहुंच गए हैं। तो साइफर से लेकर मुल्क दुश्मनी से लेकर और यहाँ तक कि गैर शरई निकाह तक के मामला जो हैं वो इमरान खान साहब के लिए वबाले जान बने हुए हैं और इलेक्शन सर पर मौजूद हैं। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के हवाले से सवालात हैं, इन पर हम बात करेंगे। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के। कादिर खान मंदूखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और अहमद ओवैस साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब कादिर मंदूखेल साहब, सर आप बताइएगा कि सबसे पहले तो जो जरदारी साहब का हमने अभी इंटरव्यू सुना, उसके बाद बड़ा वाज़ेह हो गया ये समझना कि अगली जो हुकूमत होगी वो भी ये समझते हैं कि एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी। तो इस यूनिटी गवर्नमेंट में पहले का जो एक्सपीरियंस है वो ये बताते हैं कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। आगे की वर्किंग रिलेशनशिप किस तरह से कायम हो पाएगी और क्या ये एक नया तजुर्बा होगा पाकिस्तान में और आप समझते हैं काबिल अमल और कामयाब तजुर्बा होगा? जी मसूद रज़ा साहब,
शहबाज शरीफ साहब का तजर्बा तो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा, और ये शख्स ऐसी हुक्मरान था कि आखिरी दिन तक हमें धोखा में रखा, और न सिर्फ हमें धोखे में रखा बल्कि अपने हल्के जो कराची में NA 242 बल्दिया टाउन है उनके आवाम को भी धोखे में रखा। और उसकी वजह यह है कि जो स्कीमें हमने प्रपोज की थी, जैसे K5 मंसूबा 50 अरब रुपए का जो पानी का था, जिसमें बिलावल साहब का और मेरा और शहबाज शरीफ साहब का हल्का मौजूद था, आयन टाइम पे उन्होंने उसको ख़त्म किया, बोले पैसे नहीं हैं। दूसरा जो मुआहदा MQM के साथ हुआ था या पीपल्स पार्टी का डिमांड था कि वो K4 मंसूबा जो बहुत अरसे से अल्तवा है, और आपको याद होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज स्पीड का नाम दिया है कि जिस तरह आपने लाहौर में प्रोजेक्ट स्पीड से चला है, तो लिहाजा ये कराची वाला जो पानी का मंसूबा है जिसमें पीपल्स पार्टी और MQM का भी मुतालबा इस हवाले से, उसको भी जल्द से जल्द चला के और उसके लिए फ़ंड मुहैया कर दे, क्योंकि सूबाई हुकूमत अपने हिस्से का फ़ंड पहले से दे चुका था। तो शहबाज स्पीड साहब ने सिर्फ 17 अरब रुपए उसके लिए रखे, जो कि आधे तनख्वाहों में चले जाएंगे या चले गए। K5 मंसूबा सिरे से उन्होंने ख़त्म कर दिया, 1 रुपये उसके लिए नहीं रखा। तो मैं समझ रहा हूँ कि शहबाज शरीफ साहब का जो तजर्बा है, कम से कम मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि PDM में या 16 महीने की जो हुकूमत में पार्टियाँ दी तो शहबाज शरीफ साहब को कबूल करेगा। और हाँ, ये बात जरदारी साहब की बिल्कुल ठीक है कि 172 की सीटें जो है ना, कोई पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि 172 की सीटें ले और अपनी हुकूमत बना ली। ये नून लीग को भी पता है कि वो नहीं ले सकती उसमें। तो ऐसे हवाले से यकीनन एक मखलूत हुकूमत बनेगी। अब उसका वज़ीर आज़म कौन होगा ये वक्त साबित करेगा। बैरिस्टर दानियाल साहब, कल शहबाज स्पीड की ज़रूरत थी, कल बिलावल साहब कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब नून लीग के कम मेरे ज़्यादा वज़ीर आज़म हैं, लेकिन आज कादिर मंदू खैर साहब कह रहे हैं वो तो बड़े धोखेबाज आदमी थे, उन्होंने तो हमेशा धोखे में रखा, और ये भी मान रहे हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट बननी है। बिलावल जरदारी साहब भी मान रहे हैं, कादिर मंदू खैर साहब भी मान रहे हैं। तो यूनिटी गवर्नमेंट में तो आप ही दो बड़ी पार्टीज़ हैं जो मेन किरदार अदा करेंगी। अभी से जो तलखियाँ हैं, ये सिर्फ हम इन्हें इलेक्शन का माहौल है इसलिए आपकी इन तलखियों को समझे कि ये इलेक्शन की वजह से हैं, या वाकई इसमें कोई सब्सटेंस है कि ये धोखेबाजी की बातें, ये जालसाजी की बातें दुरुस्त हैं? आपको भी कोई शिकवे हैं? सूद भाई, हमने ये ऐसी बातें और ऐसा रवैया ना पहले रखा है ना आज रखें। मधुखेल साहब की अपनी ये जाती राय हो सकती है या इनकी जमात की राय, ये तो बेहतर ये बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा कि देखें, हमने जो पिछले 16 महीने थे उसमें पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से, पाकिस्तान को बैंकरप्सी से, तबाही पे जाने की वजह से रोका और बचाया। उसमें हमारे साथ पेशो पेश और शाने बशाना पीपल्स पार्टी रही, उनका भी अपना एक रोल रहा। हमारी दोनों जमातों का सियासी जो मंशूर है वो बिल्कुल अलग है, सोच बिल्कुल अलग है। हम तामीर और तरक्की की बात करते हैं, हम रीबिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान की बात करते हैं, हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने की बात करते हैं, और इनकी जमात का मंशूर कुछ और अलग है। लेकिन उन चीजों के बावजूद हमने अपनी चीजें, अपनी सोच को अलग रख के इस मुल्क की खातिर पिछले 16 महीने इकट्ठे काम किया। और देखिए, हम आज भी यही बात करते हैं कि देखिए, मियां नवाज शरीफ जो है इस मुल्क की उम्मीद है, बेरोजगारों की उम्मीद है, उन लोगों की उम्मीद है जो बिजली के बिलों से, अपने गैस के बिलों से और महंगाई से तंग आ चुके हैं। अब अगर बिलावल साहब उनकी उम्मीद नहीं है तो मंदो खेल साहब को गुस्सा या इनकी जमात को गुस्सा उन लोगों पे जाके निकाले, हमारे पे तो ना निकाले। हमने तो ना कल कुछ कहा ना आज कह रहे हैं। बैरिस्टर साहब, हम तो ये कह रहे हैं 16 महीने हम तो आप लोगों ने मुल्क की जी खातिर मिलकर काम किया, मुल्क के हालात तो अब भी वही हैं। तो अब आप सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक इत्तेहाद बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी जो है वो अब राब्ते कर रही है पंजाब के अंदर, वो बलोचिस्तान के अंदर, वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो ये महाजराई क्यों है? जब आप दोनों ही मुल्क के लिए काम कर रहे हैं तो आपके अपने अपने स्पेस हैं, गवर्नमेंट में दोनों ने साथ मिलकर चलना है आगे भी, इलेक्शन के बाद भी। मसूद साहब, हम तो देखें, आप जब 21 तारीख को लोगों ने पाकिस्तान के अवाम में अपना फैसला सुना दिया था और उन्होंने अपना वजीर आजम, अगला वजीर आजम का नाम जो है वो अनाउंस कर दिया था।
अब तो हम विक्ट्री स्पीच कर रहे हैं। हम जहाँ जाते हैं हम मफामत की बात कर रहे हैं। हमारे बाल हवा में उड़ रहे हैं और हम चल रहे हैं और पाकिस्तान के लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। हम जोक द जोक हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं और खुद ही ज्वाइन कर रहे हैं। और हम अगर अपनी सियासी उस हवा में अगर हमें दूसरे सूबों से लोग ज्वाइन करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये फिर ये उनकी अपनी एक सोच है, क्योंकि अगर उनका यकीन और एतमाद हमारे ऊपर है। अगर लेकिन इसमें अगर वो यकीन और एतमाद जो है वो पीपल्स पार्टी या बिलावल साहब पे नहीं कर रहे तो हमारी गलती तो नहीं है। ये तो उनसे जाके पूछे। फिर हम तो इनसे कहते हैं कि अपना दिल बड़ा करें, आराम से चलें, इंशाल्लाह इनको भी इनका हिस्सा मिलेगा और इनको भी साथ लेके चलेंगे। इनको भी साथ लेके चलेंगे, वो कोशिश कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि आपको साथ लेकर चलें। मैं वापस आता हूँ बैरिस्टर साहब आपकी तरफ। मुल्क को आगे लेके जाना है। ओवैस साहब से जरा गुफ्तगू। ओवैस साहब, एक ऐसी सूरत में जहाँ तहरीक इंसाफ के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड क्या फील्ड ही मौजूद नहीं है, आपकी तरफ से तो ये कहा जा रहा है, वहां पर ये दोनों जमातें बात कर रही हैं कि हमारे लिए तो हमें तो लोग जोक दर जोक ज्वाइन कर रहे हैं, अगला वजीर आजम हमारा होगा, अगले इलेक्शन के लिए हमारी राहें खुली हुई हैं। बिलावल साहब गो के एतराज कर रहे थे, लेकिन जरदारी साहब ने कहा फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनको भी बड़ा भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। तो इस सूरत हाल में आप क्या माहौल देख रहे हैं, इलेक्शन डे पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, बात यह है कि माहौल तो बड़ा क्लियर है। ये आप अगर लेवल प्लेइंग ग्राउंड की बात करें तो वो तो एब्सोल्युटली कोई किसी किस्म का जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं है। और बाकायदा सोची समझी स्कीम के तहत पीटीआई को आउस्ट किया जा रहा है, लीडरशिप को हरासा किया हुआ है, चेयरमैन वाइस चेयरमैन जेल में हैं, बाकी डाउन द लाइन जो हैं कुछ छुपे हुए हैं, कुछ जेल में हैं, किसी को ज़बरदस्ती बाई फोर्स उनके लॉयल्टी बदलने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन हम इसके बावजूद कहते हैं कि हमारे कैंडिडेट को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त प्रॉपर मिले और हमें ना से इतनी बड़ी, हम बड़े बड़े जलसे नहीं करते हैं, ये हमारा इनका कंपैरिजन ही कोई नहीं है। ये तमाम जो हैं ये बैठे हुए हैं कि जी ऊपर से इनको, जैसे वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे डीजी खान के अंदर कि वो चले गए कि जी देखो जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर आ गया है कि तुमने इलेक्ट हो जाना है और प्राइम मिनिस्टर भी हमारा होगा। हमारी बात और लोगों ने क्या हाल किया उनका, हमारी बात हो गई और फिर वो लोगों ने अपनी बात भी करके सुना दी। इसी तरह से यहाँ भी हुआ है और एक दो जगह पे हुआ है। तो लोग जो है ना अब इतने बेवकूफ़ नहीं रहे। ये 1.5 महीने 1.5 साल में जो पीडीएम ने किया है, जो इनके लक्षण थे और जिस तरीके से इन्होंने अगेन यहाँ आके भी लूटा है, और इनके कोई और नहीं कहता बल्कि शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने जो आटा बांटा है 20 बिलियन का हेरा फेरी कर गए हैं उसके अंदर। ये स्टेटमेंट है उनकी। वो और तो उन्होंने अपनी को तरफ से फितना नकल करार उतारी दे थी कि इमरान खान ने कोविड के ज़माने में गरीब आवाम के अंदर उसने 12-12 हज़ार रुपये जो है उनको बांटे थे और बहुत पैसा खर्च किया उसके ऊपर। ठीक, और किसी ने एक धेले का चार्ज नहीं लगाया कि सब इमरान खान ने कोई पैसा आपका ये उसमें पॉइंट जो है embezzle कर मैं ज़रा आगे मेहमानों के सामने रखता हूँ। कादिर बंदू खेल साहब, जी लेकिन मैं अगली बात अभी कर रहा था कि जी मैं बात अगली ये कर रहा था कि ये जो सिचुएशन की क्रिएट की जा रही है, अगर इसी तरह से जोर और धौंस की बुनियाद के ऊपर अगर पीटीआई को इलेक्शन से बाहर रखा जाएगा और उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा, कैंपेन नहीं करने दी जाएगी, वो इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं होगी, ना यहाँ पे स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि मेजॉरिटी है। जितने भी इस वक्त जितने भी सर्वे हुए हैं, हर सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो है कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी और के साथ। मैं दोनों मौजूद मेहमानों के सामने रखने जा रहा हूँ कि ये मामला तो है ना। कादिर बंदू खेल साहब, ये जो गुफ्तगू ओवैस अहमद साहब फरमा रहे हैं, बड़ी मुनासिब गुफ्तगू नहीं है कि ये तासुर अगर मौजूद है तो इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए। ये आप भी महसूस करते हैं कि तासुर मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को ग्राउंड नहीं मिल रहा और उनके लिए सख्तियाँ ज़्यादा हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब के केसेस प्रायोरिटी पर सुने जा रहे हैं, उनको आसानियाँ मिल रही हैं, दूसरी तरफ आसानियाँ मौजूद नहीं हैं। तो ये तासुर अगर रहेगा तो आने वाले इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेगा। देखिए,
ये सिर्फ पीटीआई की बात नहीं है, पीपल्स पार्टी के साथ क्या हो रहा है ये आपके सामने है। मैं मज़ीद तफसील आपको सिंध के हवाले से बताऊंगा। दूसरी बात ये कि मेरे छोटे भाई दानियाल साहब जिस तरह कहते हैं कि हमारे बाल हवा में उड़ रहे हैं, इनकी बाल हवा में नहीं उड़ रहे, ये पूरे को पूरा हवा में उड़ रहे हैं। अब ये वकील मुझे बता दे, अहमद उवैस साहब ये वो वकील है, मुझे बता दे कि एक शख्स जो खिताब कर रहा है वो एक मुजरिम है, वो सजा याफ्ता है, वो नायल है, अब उसको विक्ट्री स्पीच कहता है। तो ये पाकिस्तान की अदालतों की माथे के ऊपर एक, और ये सुन तो सही, वेलकम तो हम सियासी लीडर को कहते हैं, तो मगर वेलकम का मतलब ये तो नहीं है कि एक मुजरिम अपना विक्ट्री स्पीच बना दे और फिर लंदन में बैठ के वहां से उसने स्पीच की है कि मैं लिख के देता हूं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा, और पाकिस्तान का हाई कमिश्नर उससे मिल रहा है, किस हैसियत से, किस कानून के तहत? डीआईजी इस्लामाबाद में उसको सलूट मार रहा है। डीआईजी एक डिवीजन का सरबराह होता है। मैं कहता हूं इलेक्शन कमीशन को उस हाई कमिश्नर को और उस डीआईजी की वर्दी फौरी तौर पर उतारना चाहिए, उसको बर्खास्त बरतरफ करना चाहिए, क्योंकि वो एक मुजरिम को सलूट कर रहा है। आप मुझे बताओ डीआईजी के नीचे पूरे जो फोर्स है एक डिवीजन का, वो पुलिस वाले क्या सोचते होंगे कि मेरा सरबरा एक कादिर बंदूक खेल साहब, उसको सुन ले, अब आगे सुन ले, आगे सुन ले जी। अब मुझे बताओ जो ये हवा में उड़ रहे हैं, और ये हवा में उड़ने के बजाय जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसे करें मुल्क में, और ये जाके लोगों के पास जा रहे हैं हमें तो आप वोट दो या नहीं तो हमें उड़, फिर कैसे कपड़े उतार दिए लोगों ने जंग में, आपको नहीं नजर आया? अता तारक को कैसे भगाया लोगों ने, वो आपको नहीं नजर आया? खुद शहबाज शरीफ साहब जो लाहौर का गढ़ कहता है वहां कर दी है, उस पथराव करके गाड़ी शीशे तोड़े गए, तरदीद की है, उन्होंने कहा वो नहीं है। शहबाज चलो शहबाज शरीफ साहब तो बुलाया था उन लोगों को जिसने उसकी गाड़ी के ऊपर पथराव किया था, वो तो शहबाज शरीफ एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। तो इसमें आप ये कहते हैं ये वहां पे हो रहा है जहां इनका गढ़ है लाहौर में। कराची में जिस तरह लारे लपेट दिए उन्होंने, जिस तरह आवाम को धोखे में रखा, जिस तरह पानी के मुसूबे को धोखे में रखा, आपके साथ क्या हो रहा है ये तो बताइए। कराची वाले तो बड़े आपके साथ क्या हो रहा है? हमारे साथ ये हो रहा है, हाँ। हमारे साथ ये हो रहा है, जब आसिफ अली जरदारी साहब लाहौर में बैठे थे पंजाब में, और जो पीपल्स पार्टी छोड़ के पीटीआई में गए थे और वो वापस अपने घर आ रहे थे, तो आईपीपी कड़ा कर दिए और नायल शख्स जहांगीर तरीन की सरबराही में। दूसरी तरफ पुख्तनख्वा में जो लोग हमारे पास आ रहे थे वहां जाके परवेज खटक को खड़ा कर दिए हमारे मुकाबले में। बलूचिस्तान के लोग जो अभी उससे पहले हमारे पास शमूलियत की, रातों रात जो ना वो नून लीग में शमूलियत कर लिया। वो भाई ये कौन सा हवा में उड़ने वाली बात है? ये वाकई हवा में उड़ने वाली बात है, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं है। हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन से कि आप शफाफ इलेक्शन यानी क्यों आप नहीं करा सकते हो। परवेज खटक ने पार्टी बना ली, क्यों जहांगीर तरीन ने पार्टी बना ली, क्यों बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स नून लीग में शामिल हो गए, क्यों ये आपके मसाइल हैं? किसने किया है? सर किसने किया? आप बेहतर समझते ना, ये हमारे खदशात है, ये आपके खदशात है। मुझे तो इससे बड़ा खदशा नजर आ रहा है सर। अगला सुन ले, एक ब्रेक की तरफ जा रहा है, जल्दी सुन ले, अगला जुमला सुन ले। ब्रेक से पहले बता दूं ये दोनों वकील मेरी बात को जुटला दे अगर मैं गलत कह रहा हूं। जब तक इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस होता है, इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियारात नहीं है कि वो तरक्याती फंड रोके, वो भी 2 साल पुराने, और ट्रांसफर पोस्टिंग पे पाबंदी लगा ले। सिंध में ये किया उन्होंने, पंजाब में नहीं किया। तो यह दुगली पॉलिसी नहीं है, ये शफाफ इलेक्शन की निशानदेही है। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात कर रहे हैं यही तो बिल्कुल ठीक, आपकी बात आ गई। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, और आपने जो गुफ्तगू फरमाई इसके नतीजे में मैं इसकी रोशनी में मैं ये कहूंगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा लिखकर एक बयान जारी किया, और उस बयान में उन्होंने इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी पर और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से न सिर्फ तारीफ की, इत्मीनान का इजहार किया, और वो बड़े मुतमईन हैं। आपकी तरफ से नारा लग रहा है हर जलसे के अंदर कि वजीर आजम बिलावल, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं कि बिलावल अभी ट्रेनिंग है, और वो उनको वजीर आजम, अगर सवाल भी किया जाता है कि वजीर आजम का कैंडिडेट कौन है, तो वो बिलावल का नाम नहीं ले रहे। तो सर ये भी तो मामला आप अपनी तरफ देखें ना, आप तनकीद कर रहे हैं नून लीग की क़यादत के ऊपर, लेकिन आपकी क़यादत आसिफ अली जरदारी हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, वो तो कहते हैं मियाँ साहब को मोस्ट वेलकम। उस वक्त वो बात नहीं करते कि वो मुजरिम हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं। तो ये क्या मामला है सर? एक ब्रेक के बाद जरा इस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक बैरिस्टर साहब,
आने वाले इलेक्शन की शफाफियत के हवाले से बात हो रही है। अहमद ओवैसी साहब ने जो गुफ्तगू की थी उसी तनाजुर में आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के लोग हैं, खुद उसके चेयरमैन से लेकर नीचे तक उनके केसेस हैं, एक तरफ आप लोग हैं। चाहे जब से पीडीएम हुकूमत आई, जिस दिन हुकूमत आई उस दिन शहबाज शरीफ साहब पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो वजीर आजम बन गए। नैब और FIA इन केसेस में जब पेश हुए अदालत में, उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, कोई सबूत ही नहीं है, केस बिल्कुल फारिग हैं, हमें कोई मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के बच्चों के मामले में यही हुआ, उनके केसेस, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के मामले में यही हुआ, इसहाक डार साहब के मामले में इसी तरह का हमने रवैया देखा। और अब मियां नवाज शरीफ साहब का केस कल से समाअत होगी, बाकायदा उनके लिए आपने कानून बनाया, कानून बनाने के बाद अब वो अदालत में जब पेश होंगे, दलाइल वगैरह होंगे, लेकिन नैब ने खड़े होकर वहाँ पर भी मुमकिन तौर पर वही बात कहनी है जो पहले बात कह दी गई थी इस तरह के केसेस में। तो सर ये सही या गलत की बात नहीं है, मगर एक तासुर तो है ना, इस तासुर को सामने रखें और फिर ये आसानियाँ देखें और फिर आवाम में ये बात जा रही है, तो ये आप लोगों के लिए किसी भी तरह से प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है? आप नहीं समझते कि आवाम इसको बहुत बारीक बीनी से देख रहे हैं और इस पर एक अपनी राय रखते हैं आवाम? मसूद साहब, क्या हम भूल गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट के क्या जजमेंट्स थे ख्वाजा आसिफ के केस में, साद रफीक के केस में, मरियम नवाज के केस में, कि जहां उन्होंने कहा कि नैब इज बीइंग यूज्ड फॉर आर्म ट्विस्टिंग एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। भूल गए हैं कि 2017 में ये मुल्क किधर था और किधर ये अपने मनपसंद केसेस बनाए गए, और उन मनपसंद केसेस किसके लिए बनाए गए? एक टांगा पार्टी के लिए, उनको आगे लाने के लिए। मियां नवाज शरीफ के ऊपर सालों उन्होंने हुकूमत की, कोई करप्शन का केस ना मिला तो आपने बेटे के से तनख्वाह ना लेने पे उनको फारिग कर दिया, और 5 साल बाद अगर आज उनको इंसाफ मिल रहा है तो इसमें कोई किसी को अभाम है? ये किसी को अभाम होना चाहिए कि वो केस एवन फील्ड और अजीजिया रेफरेंस की बात हो रही है बैरिस्टर साहब, यहाँ केस में आपके सामने जज का अपना बयान आ गया, उनका सामने आ गया कि उन्होंने किस तरह बैठ के उनको प्रेशराइज करके फैसला लिखवाया गया था, और 4 साल लग जाएं जिसमें एक जज ने खुद अपना बयान दे दिया कि उन इंसाफ मिलने में, तो फिर हम क्या बात करें? आज जो हो रहा है ये वो अनफाइंड और अनफोल्ड हो रहा है जो ज्यादतियां की गई। मैं बैरिस्टर साहब बिल्कुल आपका कानूनी हक है, मैं आप ही से बात कर रहा हूँ, आपका कानूनी हक है, आप जाके अदालत में केस फाइट करें, बिल्कुल इंसाफ लें अदालत से। मैं एक पब्लिक परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, जहां पर पानामा पेपर सामने आए, पानामा में ऑफशोर कंपनियां सामने आई, ऑफशोर कंपनियां सामने आने से पहले बयानात आ गए मरियम बीबी के कि उनकी कोई जायदाद नहीं, नवाज शरीफ साहब के बच्चों के बयानात आ गए कि जी हमारी ही कंपनियां हैं और मरियम ही उसकी बेनिफिशियल ऑनर हैं, ये सब कुछ आ गया। फिर इसमें अल अजीजिया स्टील मिल का मामला आ गया, तो ये सारे मामला भी तो बड़े गुंजलक से हैं। तो इस पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी तरफ से आवाम के लिए कोई व्हाइट पेपर जारी होना चाहिए? अदालती फैसलों से मामला नहीं हल होते हैं आवाम की। इसमें कोर्ट्स ने क्या कहा? ये पूरा ट्रायल चला ना, इसमें कोर्टों ने क्या कहा मुझे बताएं? सजाएं हुई ना? उन्होंने कहा कि करप्शन हुई है? नहीं, उन्होंने कहा करप्शन हुई है। तो सर ये अल अजीजिया पे 7 साल दे सकते हैं? मुझे बताएं कि एक केस मियां नवाज शरीफ को जिसमें सजा हुई उसमें आप एक लाइन पढ़ के सुना सकते हैं कि करप्शन हुई? मसूद साहब, कोई भी नहीं पढ़ के सुना सकता। ये हमारे लिए एक क्लीन चिट है कि इस मुल्क के हर इदारा हमारे खिलाफ था, इमरान खान हमारे खिलाफ था, दोनों हाथों से लगे रहे, लेकिन ये प्रूव नहीं कर सके करप्शन हुई, क्योंकि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने डिलीवर किया, हमें मुल्क तारीखियों में मिला, हमने उसको ठीक राह में डाला। मुशर्रफ के बाद 10 साल के बाद 1 मेगावाट प्रोड्यूस नहीं की, हमने आके काम किया। पंजाब को आप उठा के देखें, आप दूसरे सूबों से कंपेयर करें, आप इस मुल्क को देखें, 2017 में हम कहां छोड़ के गए थे जब हमें उठा के फेंका गया था? वो एक अलग बहस है, मुल्क था, आपकी मैशत कहां थी? मैं केसेस के हवाले से बात कर रहा था। नॉट अ पेनी ऑफ करप्शन हैज बीन फाउंड ऑन अस जी, ये हमारे लिए एक क्लीन चिट थी और आज भी है। ठीक है, कादिर बंदूक खैर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? बैरिस्टर साहब की ने बड़ा एतराज उठाया कि कोई सजा, उनको सजा दी गई, उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया बार बार। अभी अहमद ओवैसी साहब ने तो पूरी एक टाइमलाइन बता दी कि क्यों निकाला गया। आप बताइए, कोई चार्ज नहीं था, कहीं करप्शन की कोई मामला नहीं था, बिला वजह इनको सजा दे दी गई? मसूद रजा साहब, आम एक अनपढ़ आदमी अगर इस तरह बात करे तो समझ में आता है इसको कुछ नहीं पता। माशाल्लाह नाम के साथ बैरिस्टर लिखा हुआ है, तो बैरिस्टर को तो ये पता होना चाहिए अगर कोई चार्ज नहीं थी तो सजा किस बात पे हुई है, तो सजा किस बात पे हुई है। नंबर एक बात, आपको याद है इनके बेटे कह रहे थे कि हमारी तो कहीं जायदाद नहीं है, मरियम नवाज साहिबा कह रही है हमारी तो पाकिस्तान क्या लंदन में कहीं जायदाद नहीं, वो तो साबित हो गई है। और दूसरी बात,
जो दानियाल साहब फरमा रहे हैं कि ये केस जज जो है ना वो गलत किया, जज के ऊपर जो केसेस की है, नवाज शरीफ साहब के पीछे एक आदमी आप हमेशा देखते हो सूट बूट में मुछू वाला, वो भट्ट साहब असल किरदार वो है, उसने ये सारे मैनिपुलेट किए है। और मैंने मुस्लिम लीग नून की बहुत सारे जो MNA से मेरे सलाम दुआ थी, मैंने उस वक्त कहा था कि ये केस आप इसी वीडियो की बिना पे आप चैलेंज करें। दानियाल साहब ये बता दे कि ये तो 3.5 साल पहले की बात है, आज 3.5 साल बाद आप आके आज ये मुद्दा आप उठा रहे हो, आज भी आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए हो। कादिर साहब मैं यही बात कह रहा था के सामने सरेंडर करने नहीं आए हो। जो टाइमिंग है ना, मुझे कोई इसमें मसला नहीं है, मियां साहब जाएं इंसाफ लें, वो बिल्कुल साफ शफाफ बरी होकर क्लीन चिट लेकर वहां से निकले, इलेक्शन में हिस्सा ले। सिर्फ टाइमिंग की बात है क्योंकि पाकिस्तान में माशी बहरान इस वजह से भी है कि इधर सियासी बहरान है, और सियासी बहरान क्यों है? क्योंकि एम्बिग्यूटीज मौजूद हैं, लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। कि आप इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आने के बाद इमरान खान साहब आए तो उनके लिए आसानियाँ, नवाज शरीफ साहब आए तो उनके लिए आसानियाँ, जो इक़्तिदार में उसके लिए आसानियाँ, जो इक़्तिदार में नहीं है उसके लिए प्रॉब्लम। तो लोग इस पर परेशान हैं। तो ये टाइमिंग का मामला है, इसको कैसे हल किया जाए, इसको कैसे कैटर किया जाए कि लोगों में इत्मीनान आए और सिस्टम पर लोगों का भरोसा बढ़े। सिस्टम पे लोगों का भरोसा उठ गया। पाकिस्तान का जो सिस्टम है, अदालती सिस्टम, वो दुनिया में 139 नंबर पर है। उसकी वजह ये बहुत सारे नौजवान जो लॉ स्टूडेंट है वो हमसे सवाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की 77 साल तारीख की, अंग्रेज की 100 साल मिला दे, ये दोनों वकील मुझे बता दे कि अपील का टाइम होता है 20 दिन और मौसूफ आता है, पहले सजा होती है, फिर वो सऊदी अरब चले जाते हैं, 6.5 साल बाद आती है, अपील मंजूर हो जाता है, बरी होता है, उसके बाद फिर ये वज़ीर आज़म बनता है, फिर उसके बाद फिर सजा होती है, फिर ये लंदन चला जाते हैं और अपील का टाइम 20 दिन के बजाय 4 साल बाद आता है, फिर सजा अपील जो है उसकी एक्सेप्ट हो जाती है और हेयरिंग शुरू हो जाती है। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा मुल्क है? मुझे एक बात बताओ, नौजवान हमसे सवाल कर रहा है, आप इन दोनों से पूछो क्या मैं गलत कह रहा हूं? पाकिस्तान में इस 2 केसेस के अलावा तीसरा केस है क्या? ये मजाक बना के रखती है, ये अदालतों को मजाक बना के रखती है। खेल साहब दुआई दे रहे हैं, बताइए। जवान ये नहीं पूछ रहा, नौजवान ये पूछ रहा है कि नारा लगा रहे हैं ना, 20 साल अपील को और वो 4 साल बाद मंजूर हुआ। मतलब आपने बोल लिया ना, मेरी सुने ना, अब आपने, मैं आपके बात वो कह रहे हैं कि इतना लाडला कौन है पाकिस्तान से जिसको ये रियायत मिले बार बार। मिसाल बता दो जो अपील 20 दिन के बजाय 6.5 साल और 4 साल बाद होता है। आप एक मिसाल दे दें, मैं आपको चैलेंज करता हूं। चलो जी बिल्कुल, आप में चैलेंज हो गया, अब आपने अपनी बात कर ली है। मतलब अब इनसे आप देखिए पाकिस्तान के अवाम का मसला क्या है। पाकिस्तान की अवाम पूछ रही है कि आपने पिछले 5 साल में जो पाकिस्तान की शराब थी, जिससे सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होना था, जहां पाकिस्तान के रोशियों का शहर कहते थे, आपने कराची के साथ क्या हाल किया। पाकिस्तान की अवाम पूछ रही है कि आपने सिंध के साथ क्या हाल किया। मुझे आज बात बताएं कि आप जाके हमारे अलावा कोई जाके कह सकते हैं सिंध में खड़ा होके कि हम आपको सिंध को पंजाब की तरह बनाएंगे? क्या ये पंजाब में खड़े होकर कह सकते हैं कि हम पंजाब को सिंध की तरह बनाएंगे? इन्होंने कराची का क्या ये खड़े होकर कह सकते हैं कि कराची को हम लाहौर की तरह बनाएंगे? आपने एक पिछले 20 साल की हुक्मरानी के बाद आपने एक ग्रीन लाइन बनाई, जो हमने आपको फंड दिए थे, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर उस मुल्क में, उस शहर में खत्म कर दिया। आपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं किया, छोड़ दिया, प्लेटलेट्स गिर गए आपके। लगानी थी, क्या लोगों ने अरबों ये जवाब है कादिर बंदू खेल साहब के सवाल का। उनसे तंग आए। ये मेरा सवाल का जवाब है ना जो मैंने चैलेंज किया, बता दो। मैं जानता हूँ बिजनेसमैनों को अपने कारोबार छोड़ के सिंध में दौरा स्कीम पे आप एहसन इकबाल आ गया तख्ती लगाने के लिए, भूल गए आप? वो सब कुछ छोड़ के आप K5 मंसूबा आपने खत्म कर दिया है, 4 के लिए आपने क्या पैसे दिए? अपनी रियल एस्टेट की अब आप सिंध में आ गए, इलेक्शन लड़ने के आए तो सही। मुझे एक सेकंड ना यार, आपने अपनी बात कर ली है ना, आप अपनी बारी पे बात करना ना, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। आप जवाब दीजिए, आपको मैंने चैलेंज किया है। एक मिनट, आपको मैंने चैलेंज किया, इस बात का जवाब दे। पाकिस्तान के 77 साल तारीख में इस 2 केस के अलावा तीसरा बता दें मुझे। मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा। दानियल भाई अल्हम्दुलिल्लाह, सवाल उनका ये है कि पहली मर्तबा सजाएं हुई, 6 साल के बाद वापस आए, अपीलें लगी, केसेस खत्म, दोबारा भी इसी तरह से हो रहा है। बिल्कुल हो, मगर सर क्या पूरे मुल्क के लोगों के लिए ये सहूलत है कि पूरे? सर मुझे एक बात बताइए, मुल्क के किन लोगों के साथ ये हुआ कि आपने जो जब इस मुल्क को, मुझे आज बताएं कि आज 2017 के बाद आज किसने सफर किया है? पाकिस्तान ने सफर किया है, और जिन्होंने ये फैसले करवाए थे उनको पता है कि हम सवाल का जवाब आज इसीलिए ये हो रहा है कि अगर आप मुझे बताएं कि मियां नवाज शरीफ के 21 साल जिंदगी के, 21 साल मियां नवाज शरीफ की जिंदगी के उनके जेलों में, जिला वतनी में सवाल का जवाब दे दे जो मैंने चैलेंज किया आपको। कौन सा केस? मुझे बताएं कि आपने कभी दहशतगर्दी के केस बनाए? आप
कभी आपने दहशतगर्दी के केस बनाए, कभी आपने त्यारा साजिश के केस बनाए, कभी आपने त्यारा हाईजैकिंग केस में उनको सजा दे दी। वो केस कौन थे और उनको बाद में रिलीज तो फेस करो ना, बातें क्यों? और हम इसलिए कहते हैं कि इन्हीं कोर्टों ने दिया, इन्हीं कोर्टों से हमें हम आगे पनामा में तो नाम किसी ने नहीं डाला ना सर। मुझे एक बात बताएं, पनामा पेपर्स में तो किसी ने नाम नहीं डाला ना सर। नहीं, पनामा पेपर में क्या था भाई, मुझे बताएं। पनामा पेपर में नाम लिखा होता मियां नवाज शरीफ का? पनामा पेपर ये सारे फैसले टीवी पे आके सुनाते हैं उनके बच्चों की। मसूद रजा साहब, ये सारे फैसले आपको टीवी पे बताते हैं। उसमें कहीं सबूत साबित हुआ करप्शन हुई है? मुझे बताएं, 4 साल इमरान खान के साथ पूरी टीम लगी रही, साबित करते ना करप्शन के फारिग करते। सवाल का जवाब है, वो साबित करते, सजा दिए बेटे ने तनख्वाह ना लाने पे। आप शुरू पनामा से होते और सजा देने आप सर वो तो सिर्फ सामने करते हैं, आगे क्यों? ये 10 साल की और 7 साल की सजाएं थोड़ी है तो सर। सामना करते ना भाई, तो आप मुझे बताएं ना कि आज मियां नवाज शरीफ को के तो सामने करो, बातें क्यों? है जो पाकिस्तान हमने फेस किया, अपनी बेटी को लेके उन्होंने जेल में काटा। आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ अपनी 12 साल जेल में रहे। बहरहाल इसका जवाब नहीं आ रहा, इसका जवाब नहीं आ रहा कि ये सहूलियात, क्योंकि आपने हमें गुज़िश्ता कई सालों में गिनवाया लाडला 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 लाडला। हमें तो याद हो गया लाडला कौन है, लेकिन अब तो हमें कुछ और नजर आ रहा है। ओवैस अहमद साहब, अहमद ओवैस साहब, नजर इसलिए आ रहा है कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप नजर घुमा के देखें, हम वो जमात है, हम वो पार्टी है जिसने हर बड़े ऑप्शन है आपके अलावा लिए, हमने हर दफा डिलीवर किया, हमने बार बार इस मुल्क को बहरानों से निकाला। आप नजर घुमाएं, हमारे अलावा कोई ऐसी टीम ही नहीं है जो डिलीवर कर सके। ऐसा कोई बनता ही नहीं है। बिल्कुल है। आपकी शहबाज शरीफ ने क्या किया 16 महीने में? मईशत जो है, शहबाज शरीफ ने क्या किया 16 माह में? रॉकेट की तरह आसमान की तरफ। मसूद रजा, शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया? ये आप ही लोगों की हुकूमतें रही हैं। सिंध के लोगों के कम से कम 2008 से तो अब तक आप लोगों को। शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया 16 माह में? बच्चे गंदे पानी से जवाब दे। उसका कोई हल नहीं निकाल सके। अब इसका क्या जवाब होगा? आपने पानी में पैसे नहीं दिए, आपने धोखा दिया। अहमद साहब, अब कादिर बंदू खेल साहब भी जवाब मांग रहे हैं बैरिस्टर साहब से कि 16 माह में क्या किया। अब बताइए हम कहां सर मारे अपना जाकर। हाँ जी, क्या कहा? कादिर बंदू खेल साहब जवाब ले रहे हैं बैरिस्टर दानियाल साहब से, उनसे पूछे 16 माह में आपने क्या किया, तो हम कहां सर फोड़े अपना। जो बता और मन्ना पूछे कि ये जो 16 महीनों में जो शहबाज शरीफ साहब ने जो करप्शन और झूठ का बाजार गर्म किया है और जो पाकिस्तान के मईशत का हाल किया है, आप सोचिए जिस दिन इन्होंने आके इक़्तिदार संभाला था उस दिन 14 बिलियन डॉलर उस वक्त फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास था और वो 1.2 बिलियन तक पहुंच गया था। तो फिर जब जाके ये अरब कंट्री से और चाइना से उनसे कुछ लोन लिए और उसको बनाया गया, अदरवाइज डिफॉल्ट के ऊपर पहुंचे हुए थे। ये तो हाल किया इन्होंने मशीयत का। हमारी पूरी इकोनॉमी जो है तबाह कर दी इन्होंने। और हमारी जो इन्फ्लेशन जो है वो आप देखिए कि बैंक रेट जो है वो 22% पे चला गया। 22%। किसी दुनिया में आप सोच सकते हैं कभी दुनिया में कभी ऐसा मुल्क भी है? ये लोग ये और वो जो आपके इनके जो इसाक डार साहब से वो कहते थे कि मैं आऊं तो मेरे नाम से डॉलर की रूख सूख जाती है। और वो उनके आने की देर थी कि डॉलर जो है वो 300 को क्रॉस कर गया। जी बस अब मैं तो अब इस पर हैरान हूं इस अंदाज में इन्होंने क्या सवाल किया है बैरिस्टर साहब से। और झूठ बोलिए, सुनिए इनके झूठ मैं बताऊं आपको। अभी आप एक ब्रेक के बाद बताइएगा अहमद साहब, एक ब्रेक के बाद बताइएगा, वरना फिर बीच में बात कट जाएगी। एक ब्रेक लेने दें, ब्रेक के बाद आप बताइएगा जो आपको बताना हो। एक ब्रेक लेते हैं जी। वेलकम बैक। अहमद ओवैस साहब, आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, जल्दी मुकम्मल कीजिएगा ताकि मैं बैरिस्टर साहब से उसका जवाब भी ले लूं और फिर कादिर बंदू खेल साहब से भी बात हो जाए। तो 16 महीने की कारकर्दगी पे आप कुछ कह रहे थे। 1993 का दौर था। सुबह को एक नोटिफिकेशन इशू होता था कि जहाज स्क्रैप में जहाज जो है वो लिया जा रहा है, स्क्रैप में उसको लेते थे ये अपनी फैक्ट्री के लिए। उसकी नोटिफिकेशन और होती थी और वो जिस वक्त वो आ जाता था तो नोटिफिकेशन वो कैंसिल हो जाती थी। ये 16 महीने की बताएं सर, वो तो सब जाहिर सी बातें छपी हुई हैं। ये पुरानी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद अब उसके बाद जिस वक्त ये अब आए हैं ये
विद दैट एक्सपीरियंस जो 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 वहां पे सिचुएशन ये मुल्क की करके गए हैं कि ये दोनों भाई अमीर हो गए और ये मुल्क का दिवालिया निकल गया। अवाम का हाल क्या हो गया कि 55% से ऊपर पॉवर्टी लाइन चली गई है। ये इस कैफियत के नहीं, अंदर क्या पाकिस्तान है। पीपल्स पार्टी का सवाल नून लीग से और नून लीग का सवाल पीपल्स पार्टी से बनता है कि 16 महीने में आपने क्या किया? मैं आपको एक बात और बताऊंगा आपको। और फिर देखिए इन्होंने एक ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान किया जो 9 मई का वाकया एक्चुअल वाकया बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। और उसके अंदर स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की स्टेटमेंट जो ऑन रिकॉर्ड है कि जी उसका MM आलम का लीजेंड जहाज जो था इन्होंने जला दिया। ये बाकायदा स्टेटमेंट इनकी आई हुई है रिकॉर्ड के ऊपर, आप पीछे निकाल के अपने टीवी चैनल से आपको चेक हो जाएगा। और वो जहाज आज भी महफूज है कराची के म्यूजियम के अंदर। एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए मुल्क के ये इतनी झूठी स्टेटमेंट है, दैट रिफ्लेक्ट्स कितना वैनम इनके अंदर है, कितना झूठ और कितनी मुनाफिकत इनके अंदर है। ये पाकिस्तान को डिस्पोटिक नेचर के लोग हैं सारे के सारे, वरना सुप्रीम कोर्ट पे कोई इस तरह हमला करता है। 9 मई का वाकया तो ये सारा जिस दिन हमने यही कहा कि आप जुडिशियल इंक्वायरी कराएं ताकि असल बात खुल के सामने आए कि वाकया हुआ क्या था, वो नहीं करवाई गई। बैरिस्टर साहब, ये पब्लिक परसेप्शन की बात है, सिर्फ पब्लिक परसेप्शन। मैं शुरू से बात कह रहा हूँ कि पब्लिक परसेप्शन, लोगों का एतमाद बहुत ज़रूरी है। तो आप समझते हैं कि इस तरह के सवालात, इस तरह की बातें, इस तरह के इल्ज़ामात, इनसे निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए? साहब मुझे एक बात बताएं, क्या आपके ख्याल में आजकल इस टॉक शो का आप रिव्यू ले लेना, क्या लोगों का मसला आज जो हम ये बातें कर रहे हैं ये मसला है, या लोगों का मसला है कि मुल्क को हमने आगे किस तरह लेके जाना है, या जिस तरह हमने अपनी कारकर्दगी को किस तरह बेहतर करना है, कि हमने अगले 4 साल क्या करना है, हमने इस मुल्क को किस लाइन पे लेके जाना है। हमारा जो फोकस है वो पाकिस्तान को उसी पटरी पे लेके खड़ा करना है, उस ट्रेन को जहाँ 2017 में छोड़ के गए थे। अब हमारा जो एक ही 1 पॉइंट एजेंडा है वो है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। मगर किस तरह से बैरिस्टर साहब, ये लोगों का मसला क्यों नहीं है कि जो लोग इलेक्ट होकर आए वो आवाम के वोट से शफाफ तरीके से इलेक्ट होकर आए? ये आवाम का मसला क्यों नहीं है? तो मसूद साहब, और हम कैसे आएंगे, मुझे बात बताएं। आवाम ही हमें इलेक्ट करेगी ना, और हमारे पास क्या तरीका है आने का, या क्या तरीका है? हमें तो हमारे सब इदारे हमारे खिलाफ थे। एक टांगा पार्टी को वजीर आजम बनाना चाह रहे थे, उसका वजीर आजम, तब भी हम एज ए सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के सामने आए। और आज क्या हो रहा है? की सबसे बड़ी, और आज भी इंशाल्लाह अब तो वो टांगा पार्टी नहीं है, वो जो हवा झूठी हवा डाली गई थी वो हवा भी खत्म हो गई है। उसके बावजूद हम खड़े हैं और हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन के सामने आएंगे। और आपको नजर आएगा कि वो हम पाकिस्तान को उन बुलंदियों पे वापस लेके जाएंगे जहां हम 2017 में इसको छोड़ के गए थे। और पाकिस्तान की आवाम जो आज नाउमीद है और नाउमीदी की उसमें हवा में पूरी बादलों में छुपी हुई है, इंशाल्लाह उनकी उम्मीद की किरण को दोबारा जगाएंगे, उनको दोबारा उम्मीद देंगे और पाकिस्तान को दोबारा एशियन टाइगर बनाएंगे और उन्हीं बुलंदियों पे लेके जाएंगे जहाँ हम छोड़ के गए थे। पहले कब बनाया था सर पाकिस्तान की तरक्की को? क्या मतलब पहले क्या बनाया था? पहले कब एशियन टाइगर बनाया था आपने? ये मुल्क हमारा मुल्क जो था, हम कहाँ जा रहे थे? रूम्स पर क्या कह रहा था, इकोनॉमिस्ट क्या कहता? मसूद साहब, आपके अपने जेब अपनी तनख्वाह पे लोग किस तरह रह रहे थे? आज मुझे बताएं, 1 लाख रुपया और 50,000 रुपया और 40,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला बंदा क्या अपना एक महीने का बजट भी बना सकता है? सर अपनी 16 माह की हुकूमत देखे सर, देखे ना मसूद साहब, ये नहीं होता। ये 22% कहाँ तक आया इंटरेस्ट रेट? मसूद साहब, ये नहीं होता 16 माह। ये कहानी शुरू होगी 16 माह से नहीं, ये कहानी शुरू होगी 2017 से, जब आपने जहाँ 100 रुपए का डॉलर था, जहाँ 60 रुपए का लीटर पेट्रोल था, जहाँ 5 रुपए की रोटी थी और एक चलती हुकूमत को अपने घर भेजा और एक बंदा धरना दे के बैठा था मुल्क के खिलाफ, चाइनीज प्रेसिडेंट। अच्छा, जब आप मुझे बात बताएं, आपने 60 अरब रुपए का प्रोजेक्ट को लुलका दिया, छोड़ दिया, 6 अरब में अपना मुल्क बेच के चले गए। ये कहानी शुरू होगी। सर ये 10 बातें हमने बताई, उसके आपने जवाब दिए नहीं। आप अपनी जो गुफ्तगू बता रहे हैं हम उसको सुन रहे हैं, आवाम भी सुन रहे हैं। हमने कई सवालात आपसे किए। कादिर बंदू खेल साहब, अब 2017 से बात होनी चाहिए तो 2008 से बात क्यों नहीं होनी चाहिए? डॉलर तो और सस्ता था। आप दानियाल साहब जो आदाद शुमार बता रहे हैं, ये 2017 से पहले का बता रहे हैं, तो फिर 2013 से पहले का हम बता देते चीनी क्या थी,
पीपल्स पार्टी के दौर में $147 जो है ना वो फी बैरल थी पेट्रोल, और हम कितने में दे रहे थे, आपके सामने की बात है। तो ये सारी आदाद शुमार ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ये सिर्फ ये कहता है बस हमें आने दो, हमें तो वोट मिल गया। ओ भाई आपको कैसा आने दें? आपसे क्या स्टूडेंट नहीं पूछते जो लॉ की किताबें पढ़ते जिसमें लिखा होगा कि एक शख्स को अगर सजा हो जाए तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते? आप कहते हैं मैं वज़ीर आज़म बनूंगा। लॉ का स्टूडेंट ये पढ़ते हैं कि 20 दिन अपील के टाइम में आप 6 साल, 6.5 साल और आप 4.5 साल बाद आते हो। लॉ का स्टूडेंट ये पढ़ते हैं कि एक शख्स के ऊपर अगर साबित हो जाए तो वो जेल जाना चाहिए, आप शाही मेल प्रोटोकॉल में जाते हो। लॉ का स्टूडेंट ये पढ़ते हैं कि बाबा ये शख्स करप्शन से सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है, वो जाके दुबई और उस पर चले जाते हैं। तो बात ये सारी चीज़ें लोग पूछते हैं, मसला आवाम का है। आवाम को पता होना चाहिए कि मैं जिस शख्स को मुंतखब कर रहा हूँ वो अगला उसकी क्या किरदार है, माजी क्या है। आप 16 महीने की जो ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए थे, 25 से 30 आपके माओन खसूसियत थे, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल आपके, तमाम पावर डिवीजन के। आज भी मसूद रजा साहब, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, ये चैलेंज का कोई जवाब नहीं देता है, आज भी पावर डिवीजन के तमाम बोर्ड के चेयरमैन नून लीग के साबिक एमपी, साबिक एमएनए बैठे हुए आज भी, क्योंकि मैं जिस कमेटी को हेड कर रहा था मेरे पास आ रहे थे। नून लीग से ज्यादा पीपल्स पार्टी के वजीर आज़म। सुन ले सहने से भाई, अब तो इसी बातों पे तो धोखा खा गया हम। मैं तो आपको क्या बात करूं, धोखा दिया। तो फिर सही कह रहे हैं बिलावल साहब, अभी भी ट्रेनिंग है, इसलिए कह रहे हैं जरदारी साहब अभी ट्रेनिंग है, अभी ट्रेनिंग पर है। मसूद रजा साहब, मैं आपने सवाल किया, मैं जवाब दूं। जी जी प्लीज। फिर या फिर एक का जवाब मुझसे ले। देखिए शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे था, वो अपनी वजारतों की उसकी जिम्मेदार है। मेरा चेयरमैन वजीर खारजा था, सीपैक जो बंद हुआ था स्टार्ट करा है। आपके जीएसपी प्लस में जो उसके रामवार कर दी, जो 16,000 अरब में सब्सिडी मिल रही यूरोप से, आपके FATF से पाकिस्तान का नाम निकलवा है, पूरे दुनिया से जो पाकिस्तान के रास्ते से नाम भी उन्होंने निकलवाया, वो बाल करा दिए। ये हमारे कारकर्दगी, आपकी क्या कर दी? आपके हिसाबदार आते हुए ये सालों से काम हो रहा था, पहुंच के वो कौन कर रहा था? कादिर बंदू खील साहब, देखिए सालों से काम उसके ऊपर हो रहा था, लेकिन आखिरी पेनल्टी किसने मारा, गोल किसने किया है, हीरो कौन बनता है? आप मुझे बता दो। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम की बुनियाद किसने रखा? शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने। और फिर बटन दबाया नवाज शरीफ साहब ने। टेक्नोलॉजी कौन लाए थे? नवाज शरीफ साहब हुए। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि नवाज शरीफ को क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, मगर बुनियाद तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने रखा। इस तरह सीपैक का इफ्तिताह नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया कादिर साहब, वक्त खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर बंदू खेल साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, जनाब अहमद ओवैस साहब, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। ये मैं बताता चलूँ कि एक मरतबा फिर कि इस वक्त जो आपको गर्मा गर्मी नज़र आ रही है, हालात आपके सामने मौजूद हैं। किस जमात के पास इस वक्त ये माहौल मौजूद है कि वो इलेक्शन लड़ सकती है, किसके पास नहीं है। सारी जमातें जिनके पास इस वक्त इलेक्शन में जाने का जो जलसा कर रही हैं, कैंपेन शुरू कर रही हैं, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, सबकी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तें ली जाएँ। लेकिन ये बात तकरीबन तय है कि आने वाली हुकूमत एक यूनिटी गवर्नमेंट होगी और ये तमाम जमातें उसका एक बार फिर हिस्सा होंगी। और आप एक बार फिर सुन रहे होंगे कि बिलावल साहब शहबाज साहब की तारीफ़ कर रहे होंगे, शहबाज साहब बिलावल साहब की तारीफ़ कर रहे होंगे, जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब की तारीफ़ कर रहे होंगे, नवाज शरीफ साहब जरदारी साहब की तारीफ़ कर रहे होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।